हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर शुरू है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और उस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो रेप्लिकेशन के बारे में थी। ओके, तो हमने लास्ट टाइम रेप्लिकेशन का पार्ट 1 देखा जिसमें हमने मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की और उसमें आपको याद होगा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वो हमने डिस्कस किया था। ओके, आज रेप्लिकेशन का पार्ट 2 उनकी बात करते हैं और आज जो बात करेंगे हम वो क्या होगी वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डीएनए, ओके, डीएनए, इस डीएनए ने यहाँ पे क्या बनाई, कॉपी बनाई, तो इस कॉपी को हम कहते हैं रेप्लिका। एक्चुअली ये जो रेप्लिका है इस डीएनए का एग्जैक्टली कॉपी है। तो जिस प्रक्रिया से ये बना उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ये तो आपको पता है। ओके, तो हमें यहाँ पे समझना क्या है, हमें ये समझना है जब डीएनए से रेप्लिकेशन हो रहा है, जब यहाँ पे रेप्लिका बन रहा है, ये प्रोसेस जब चल रही है तो ये प्रोसेस चल कैसे रही है, इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है। मतलब कहने की बात ये है रेप्लिकेशन कैसे होता है वो हमें बात करनी है। ओके, तो एनसीईआरटी का हमें वही टॉपिक पढ़ना है, मशीनरीज एंड इट्स एंजाइम। मतलब कि हमें ये पढ़ना है कि रेप्लिकेशन एक्चुअली प्रोसीड कैसे होता है। गॉट इट। शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले इस प्रक्रिया के लिए जो जो कंटेंट चाहिए मैं उसकी लिस्ट बना दूं। मुझे इसके लिए डीएनए की ज़रूरत है, मुझे इसके लिए एंजाइम्स की काफ़ी ज़रूरत है। ओके, एंजाइम्स में ढेर सारे एंजाइम्स हैं, पढ़ेंगे हम आगे। तीसरा, मुझे आरएनए प्राइमर की ज़रूरत है, इसके बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। कौन होगा, क्या काम करेगा, बाद में बात करते हैं। और चौथी बात है न्यूक्लियोटाइड, ये भी चाहिए क्योंकि रेप्लिकेशन करना है, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड के बिना तो बन नहीं पाएगा। ओके, तो चारों कंटेंट हैं। अब ये तो आपको समझ में आए चारों कंटेंट। आगे हमें ये पढ़ना है इनका रोल क्या रहता है और जो मैं बात करूँगा वो समझिए। अभी हमें लास्टली जब रेप्लिकेशन की मैं पूरी बात करूँगा उसके पहले हम सबका जो रोल है उसके बारे में जानेंगे कि कौन क्या कर रहा है। वो आपको पूरी तरह से क्लियर बात करनी पड़ेगी, मतलब समझनी पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है। अगर आपको सबके रोल समझ में आ गए तो आपको लास्ट में जो स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा रेप्लिकेशन का वो आपको टोटल समझ में आएगा। ओके, तो कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए आप और देखिए सबका रोल क्या रहेगा। सबसे पहला पॉइंट जो लिखूँगा मैं वो पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइड जो है ना ये डीएनए का है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को आपको पता है क्या कहते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे अगर मैंने लिखा DAMP तो फुल फॉर्म क्या हुआ, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। DGMP ग्यूनोसिन मोनोफॉस्फेट। DCMP साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। DTMP थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। आपको एक बात कॉमन लगी, सब मोनोफॉस्फेट्स है, मतलब इनमें एक ही फॉस्फोरस है और एक फॉस्फोरस होने की वजह से दे आर इन इनएक्टिव स्टेट। ये किसी काम के बिल्कुल नहीं है, ये रिएक्शन में रेप्लिकेशन में टेक पार्ट नहीं कर सकते। फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है जितने भी आपको दिख रहे हैं इनमें आप फॉस्फोरस ऐड कर दो। इनमें लगभग आपको 2 फॉस्फोरस की एडिशन करनी पड़ेगी। हाउ मच फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस। तो ये मोनो से फिर ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे। जब आप इसमें 2 फॉस्फोरस ऐड करोगे तो सर फॉस्फोरस ऐड करना है 2 फॉस्फोरस, फिर सोर्स क्या है, सोर्स है ना एटीपी है ना सोर्स। आप एटीपी के 2 फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड कर दो, तब जाके आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। अब DAMP है तो किस में कन्वर्ट होगा, DATP में, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी टीटीपी। अब ये अगर ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है, मतलब 3 फॉस्फोरस है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में है। बात समझ में आ गई आपको? तो हमने इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट किया, तब जाके अच्छे से काम करेंगे ये ट्राइफॉस्फेट वाले। और दूसरी बात, ये जो प्रक्रिया चल रही है उसके पीछे कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? इसके पीछे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोरिलेज। फॉस्फोरिलेज, जहाँ पे ASE आता है ना, वो एंजाइम ही होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, तो फॉस्फोरिलेज नाम का एंजाइम जिसने मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया, और इनके कन्वर्जन की वजह से ये अभी जो है ये इतने एक्टिव हो गए, इनके 2 फंक्शन होंगे। अब वो क्या होंगे वो भी सुनिए। इनका जो पहला फंक्शन होगा, इनका पहला फंक्शन क्या होगा वो देखो। इनका पहला फंक्शन है टू प्रोवाइड द एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब स्टैंड बनेगा ना तब वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो फोर्सफुली होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट किसने प्रोवाइड किया? जो आएगा सब में, सिर्फ ATP नहीं, सब जो आएंगे वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास फॉस्फोरस है। और दूसरा, ये एज अ काम करते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, व्हाट इज सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट का मतलब सुनिए। जब हमें DNA बनाना है तो DNA बनाने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो ये कौन है फिर? इट्स अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और यही स्टैंड के अंदर इन्वॉल्व होंगे और नया स्टैंड बनेगा। मतलब नए स्टैंड बनाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, एनर्जी के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। तो याद रखना इनके 2 फंक्शन हैं, एक पहला एनर्जी और दूसरा एज अ सबस्ट्रेट। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस कंसेप्ट में हमने एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये पूरी तरह से बात की इसकी, ठीक है। चलो, फॉस्फोरिलेज एंजाइम याद रखना। एक्टिवेशन के बाद मैं दूसरी बात करूंगा, और वो जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस बात को समझिए, व्हाट इज़ ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसे शॉर्ट में ORI कहते हैं। ये वो पॉइंट है, ये एक्चुअली पॉइंट मतलब आप इसको पॉइंट बोलो या प्लेस बोलो, ये जगह है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर DNA के अंदर एक जगह चाहिए जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, और उस जगह का नाम है ORI। ओके, बाद में ऐसा है कि ये जो जैसे मैंने कहा कि इससे पहले हम इसे शॉर्ट में लिखते ORI ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ये ऐसी जगह है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई। आगे बात क्या है? आगे बात मैं करूँगा इनकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को लेके, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोकैरियोटिक और यहाँ पे यूकैरियोटिक, ओके, तो समझिए थोड़ा इस तरफ लिख लो। प्रोकैरियोटिक वाले केस में जो DNA होता है वो स्मॉल होता है। DNA स्मॉल है प्रोकैरियोटिक में। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक में DNA स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, और इनको ओनली 1 ORI होता है। मतलब इनका ओरिजिनल रेप्लिकेशन कितना है? 1। याद रखना, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक यू विल फाइंड ओनली 1 ORI। दूसरी बात, अगर मैं इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो स्ट्रक्चर किस तरह होगा वो देखिए। अगर मैंने ये सर्कुलर DNA ड्रॉ किया, ये सर्कुलर DNA है, ये DNA है प्रोकैरियोटिक का। इसमें आप पाओगे
देयर इज़ अ सिंगल ORI। ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का पॉइंट, इट्स ऑन ORI, वो आपको एक ही नज़र आ रहा है। तो एक बार पॉइंट को ये पॉइंट को देखिए। प्रोकैरियोटिक में DNA कैसा है, काफ़ी छोटा है, सर्कुलर है, और इसमें कितना ORI है, 1 ही ORI है जो आपको नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक वाले केस में DNA जो है यहाँ पे लिखते हैं, इसमें DNA काफ़ी लार्ज है, DNA काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। दूसरी बात, DNA में लार्ज होने की वजह से जो ORI का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मल्टीपल ORI मतलब ओरिजिनल रेप्लिकेशन के जो सेंटर्स है काफ़ी ज़्यादा होंगे। कैसे, वो भी देख लीजिए आप। आपने यहाँ पे ये नहीं बताया सर कि इसका मतलब जैसे आपने बताया कि यहाँ पे DNA स्मॉल है और सर्कुलर है, वैसे यहाँ पे DNA भी सर्कुलर होता है क्या? DNA यहाँ पे जो होता है मोस्टली नेटवर्क फॉर्म में रहता है, लीनियर फॉर्म में रहता है। यहाँ का DNA नेटवर्क फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में रहेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे DNA को ड्रॉ करूँ तो DNA मैं कुछ इस प्रकार ड्रॉ करूँ, ये DNA है, लीनियर फॉर्म में है, और इसमें मैं ड्रॉ करूँगा अभी ORI। आप देख सकते हैं ये ORI है, ये ORI है, ये ORI, मतलब क्या है, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ द ORI। तो इस डिफरेंस को अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। प्रोकैरियोटिक का DNA छोटा होगा लेकिन सर्कुलर होगा और एक ही ORI होगा। यूकैरियोटिक का DNA लार्ज है, लीनियर है और मल्टीपल ORI होंगे। गॉट इट? तो ये आपका दूसरा पॉइंट। अब मैं बात करूँगा थर्ड पॉइंट की। वो थर्ड पॉइंट जो है वो है कट के बारे में। ओके, मतलब निक, या फिर आप इसे और एक नाम दे सकते हैं, इंसिशन। मतलब है कट करना। मेरी बात को समझिए। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें DNA को कट करना पड़ता है। जो DNA एक्चुअली स्ट्रैंड है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं DNA कट करके। ठीक है, DNA कट करना पड़ता है। क्यों? अब जब DNA कट करोगे, स्पेशली मैं बताऊं DNA कट कहाँ करना पड़ता है। DNA कट एट ORI, मतलब जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहीं पे आपको DNA कट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहीं पे हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो आपको पहला कट कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ पे ORI होगा। एग्जैक्टली, तो इसलिए हमने ORI पे ही पहला कट किया। और कट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है एंडोन्यूक्लियेट्स। जो मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ इसके एंजाइम के नाम अच्छे से याद रखना आप। ओके, देखते हैं ये प्रोसीजर होता कैसे है। इसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा DNA। तो मैंने ये ड्रॉ किया DNA। ओके, अब DNA पे मैं कट लगाऊंगा, और कट एंजाइम की वजह से लगाऊंगा, एंडोन्यूक्लियस की वजह से। कट लगने के बाद आपको फील होगा कि ये कैसे दिखाई देगा। देखिए, मैंने यहाँ पे जगह कट लगाया तो ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई। कुछ नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया, एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम की वजह से हमने यहाँ पे कट लगाया। तो इसके कट की वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली अगर ये कट लगाओगे, ये स्पेशली कट कहाँ पे लगा, ये लगा है कट जहाँ पे ORI पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट था, ORI। ओके, तो जैसे मैंने ORI पे कट लगाया वैसे यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रक्रिया अभी शुरू हो जाएगी। तो आपने रेप्लिकेशन प्रक्रिया को स्टार्ट करने में हेल्प कर दी जस्ट कट करके। ओके, तो हमें इस प्रक्रिया से इतना ही समझ में आया कि कट करना कितना ज़रूरी होता है। उसी की वजह से अगर ORI में कट लगेगा तो वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगी।
अब तक हमने 3 प्रक्रिया देखी। नेक्स्ट प्रक्रिया की बात करते हैं। वो है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को अनवाइंड करना है। देखिए, ये डीएनए है, देखते रहना, ये डीएनए है और उसके ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओके। और ये रहा हमारा एंजाइम हेलिकेज। ये डीएनए है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और ये रहा हमारा एंजाइम हेलिकेज करके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अपना डीएनए है और उसका ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है विद हेलिकेज है, हेलिकेज क्या करेगा, ये जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के उसको ब्रेक करेगा। तो हेलिकेज ने 2 स्ट्रैंड को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कैसे दिखाई देगा वो देखिए, ये रहा हेलिकेज एंजाइम्स, इनकी वजह से स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद वो अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं वो अलग इस तरह हुआ है। बात समझ में आ गई आपको? इस तरह हेलिकेज ने 2 स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया। इनको अभी उन्होंने पूरी तरह से अनवाइंड कर दिया। वाइंड मतलब जुड़ा हुआ है, अनवाइंड कर दिया। गॉट इट? और एक तस्वीर देखी इनकी, मतलब वो और नज़दीक आ चुका है। और नज़दीक आ चुका है। देखिए तीनों में अंतर क्या है। यहाँ से उसने शुरुआत कर दी, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता रहा, यहाँ और आगे आया तो और ब्रेक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो आपको यहाँ पे अनबाइंडिंग दिख रही है वो थोड़ी आगे आ गई और आगे आ गई। बात समझ में आ गई आपको? तो ये काम रहता है कौन से एंजाइम का, मैंने कहा यहाँ पे हेलिकेज करके। हेलिकेज, तो हेलिकेज वो एंजाइम है जो अनवाइंडिंग में टेक पार्ट करेगा और पेयरिंग को अनपेयर्ड बनाने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अभी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा SSBP। इसका फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज SSBP। इसके बारे में जानिए। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि ये हमारा DNA है, ये DNA अलग अलग हो चुका है, इसके 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ याद है आपको मैंने कौन सा एंजाइम ड्रॉ किया था? मैंने हेलिकेज ड्रॉ किया था यहाँ पे। फिलहाल उसकी बात नहीं शुरू है, बात शुरू है SSBP की। ये जो एंजाइम मैं ड्रॉ करूँगा देखना कहाँ पे होगा। आपको ये 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं, ये अलग अलग हो चुके हैं। ये स्ट्रैंड जो है, ये स्ट्रैंड वापस मिलना नहीं चाहिए। अगर मिल गए तो वापस प्रक्रिया वेस्ट हो जाएगी, इसलिए दोनों स्ट्रैंड को अलग ही रखो। इसलिए आपने यहाँ पे एंजाइम लगा दिया। ये एंजाइम है पिंक कलर में और इस एंजाइम का नाम है SSBP। तो क्या काम है इस एंजाइम का SSBP का? इसका काम ये रहता है कि वो इस सिंगल स्ट्रैंड को होल्ड करके रखते हैं, इनकी वजह से ये वापस ना जुड़ जाए। तो वी कैन राइट हियर इट होल्ड्स द सिंगल स्ट्रैंड। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमारी 5th नंबर की बात थी SSBP को लेके। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते ये 2 स्ट्रैंड वापस से मिल सकते थे। ओके दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था टोपो आइसोमरेज के बारे में अभी।
इन दिस केस इन केस ऑफ टोपोआइसोमरेज, जो मैंने डीएनए ड्रॉ किया, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गॉट इट। बाकी ये तो आपको पता है सिंगल स्ट्रैंड निकल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो डीएनए भले आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डीएनए जो है ना वो इस तरह है, ओके। मतलब जो इतना पार्ट है वो ट्विस्ट हुआ है और बाकी इतना पोर्शन जो है वो अनट्विस्ट है। तो ट्विस्ट को अनट्विस्ट किया गया एक एंजाइम की वजह से, जो एंजाइम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, और इस एंजाइम का अगर मैं नाम लिखूँ तो वी कॉल इट टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का मेन काम क्या है वो सुनिए। टोपोआइसोमरेज का काम है ट्विस्टिंग वाले डीएनए को आप अनट्विस्ट में कन्वर्ट करो। जब ये डीएनए जो फोल्डिंग में है उसकी जब फोल्डिंग वहाँ पे निकल जाएगी तो फोल्डिंग निकलने की वजह से यहाँ पे रेप्लिकेशन करने में आसानी जाएगी, यहाँ पे हेलिकेज को काम करने में आसानी जाएगी। इसलिए आप दोनों में अंतर देख रहे हैं। दूसरी और एक बात समझिए टोपोआइसोमरेज को लेके। टोपोआइसोमरेज की वजह से यहाँ पे जो डीएनए के ऊपर टेंशन आ रहा था वो टेंशन टोपोआइसोमरेज की वजह से रिड्यूस हो चुका है। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज? टू रिड्यूस द टेंशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, टू रिड्यूस द टेंशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ये काम है टोपोआइसोमरेज का। एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो, ओके। तो ये बात टोपोआइसोमरेज की हुई। टोपोआइसोमरेज एक्चुअल में हम इसको यूकैरियोटिक में उसका नाम टोपोआइसोमरेज है, लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक में इसका नाम गायरेज है। इसका नाम डीएनए गायरेज है। कौन से केस में? प्रोकैरियोटिक वाले केस में। और टोपोआइसोमरेज ये नाम कहाँ कब यूज़ करते हैं? यूकैरियोटिक वाले केस में। गॉट? आपको समझ में आया? ओके। तो अब तक जो टॉपिक था वो था टोपोआइसोमरेज के बारे में। आगे देखिए हमारे कौन कौन से एंजाइम हो चुके अभी तक और कौन कौन से प्रोटीन। मैंने आपको हेलिकेज पढ़ाया है, मैंने आपको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन पढ़ाया है, अभी हमने टोपोआइसोमरेज की बात की। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है आरएनए प्राइमर के बारे में। सो योर नेक्स्ट टॉपिक आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का पहला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आरएनए प्राइमर जो रहता है ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड है। ये काफ़ी छोटा न्यूक्लियोटाइड होता है। इसकी लेंथ लगभग होती है 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स। एन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड हुआ। 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड इसकी लेंथ होगी। दूसरी बात, आरएनए प्राइमर वहाँ पे क्या काम करेगा? आरएनए प्राइमर एक्चुअली कैसा है? आरएनए प्राइमर ही वहाँ पे एक मेन चीज़ होती है स्ट्रैंड को क्रिएट करने में, स्ट्रैंड को सपोर्ट करने में, इनिशिएट करने में, ओके। जब वहाँ पे स्ट्रैंड बन रहा होगा तो सबसे पहले हमें वहाँ पे प्राइमर लगाना पड़ता है। स्पेशली वो भी आप सुन लीजिए कि हम प्राइमर कहाँ पे लगाते हैं। ये सारी बातें आपको जब मैं स्ट्रैंड के बारे में पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगी। एक्चुअली आरएनए प्राइमर को लगाया जाता है एट 3 प्राइम। जो 3rd प्राइम रहता है डीएनए स्ट्रैंड का, वहीं पे आपको प्राइमर को, मतलब वहीं पे आप प्राइमर को लगा सकते हैं एट द 3 प्राइम पे, ओके। और इसको लगाने के लिए जो हमारे पास एंजाइम चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट के लिए भी एंजाइम चाहिए, तो वो है आरएनए प्राइमेज, या फिर आप सीधा सीधा बात कर सकते हैं प्राइमेज। गॉट इट? एंजाइम का नाम प्राइमेज। क्या किया उसने? आरएनए प्राइमर लगाया। कहाँ लगाया? डीएनए के 3 प्राइम पे लगाया। गॉट इट? और इसके कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं लगभग इसके अंदर, मतलब कितने शॉर्ट होता है ये? 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का ये बना हुआ रहता है, ओके। चलो आगे बात करते हैं। अभी आरएनए प्राइमर की बात हमारी हो चुकी है। अब मैं आपसे बात करूंगा डायरेक्टली स्ट्रैंड फॉर्मेशन के बारे में कि स्ट्रैंड कैसे बनेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैंड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। देखिए ये हमारा डीएनए था और ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड था। ये बात आपको पता है।
यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये भी आपको बात पता है। अब मैं यहाँ पे नाम दूंगा वो है प्राइम का। देखिए ये कौन सा प्राइम है, ये होता है 5 प्राइम, ये वाला 5 प्राइम। तो उसके हिसाब से ये कौन सा हुआ, ये 3 प्राइम हुआ। ये कौन सा 5, ये प्राइम 5 प्राइम है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 प्राइम होगा। तो उसके हिसाब से ये क्या हुआ, ये 5 प्राइम हुआ। पहले आप प्राइम को देख लो, 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरा इनका लेबलिंग करते हैं। ये जो आपको 5 to 3 प्राइम दिख रहा है, इसका 3 प्राइम यहाँ पे है ना, ओके। तो इस स्ट्रैंड को एक नाम दिया जाता है, इसको एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। याद रखना, लीडिंग स्ट्रैंड, इट्स अ लीडिंग स्ट्रैंड, ओके। और ये जो 3 और 5 आपको दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला जो ओपनिंग 5 से होगा, ये है लैगिंग स्ट्रैंड। एक्चुअली मुझे यहाँ पे फ़िलहाल इनको स्ट्रैंड नहीं लिखना है, ये तो सिंगल सिंगल हो गए अभी, इनको मुझे यहाँ पे स्ट्रैंड नहीं लिखना है, इनको टेम्पलेट लिखना है, क्योंकि अभी ये टेम्पलेट का काम करेंगे, ये लैगिंग टेम्पलेट का काम करेंगे। टेम्पलेट मतलब जिनके ऊपर और नया स्ट्रैंड बन रहा हो, ओके। पहले ये स्ट्रैंड ही थे, अब अलग हो गए, अलग होने के बाद वी कॉल इट टेम्पलेट। क्यों, इनके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा इसलिए। अब ये है लीडिंग टेम्पलेट, ये है लैगिंग टेम्पलेट। अब मुझे कहना है कि उनके ऊपर स्ट्रैंड कैसे बनेगा, तो मैं आपको पहले ये क्लियर करवा दूँ। सबसे पहले थोड़ा हम आरएनए प्राइमर की पहले बात कर लेते हैं। आरएनए प्राइमर में वो चीज़ हमारे रह गई थी, पहले मैं आपको आरएनए प्राइमर थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ। ये जो 3 प्राइम है ना, यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा। आप थोड़ा ये समझ लो कि हम पहले आरएनए प्राइमर समझेंगे, बाद में स्ट्रैंड समझेंगे। ये मैंने आरएनए प्राइमर यहाँ पे ज्वाइन किया, याद है मैंने आरएनए प्राइमर लिख के दिया था कि आरएनए प्राइमर कहाँ पे अटैच होता है, आरएनए प्राइमर अटैच होता है 3 प्राइम पे, ओके। और ये लगभग 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का होगा। ये रहा आरएनए प्राइमर, हमने कौन से स्टैंड पे कौन से टेम्पलेट पे ज्वाइन किया, रीडिंग वाले। रहा सवाल लैगिंग का, लैगिंग वाले केस में यहाँ 3 प्राइम है क्या, नहीं। फिर आप आरएनए प्राइमर को कहाँ ज्वाइन करोगे, तो यहाँ कोई जगह नहीं है, 3 प्राइम तो इधर है इसका, इसलिए मैंने आरएनए प्राइमर को यहाँ पे ज्वाइन किया। ये ब्लू कलर में आरएनए प्राइमर, आपको याद है आरएनए प्राइमर को ज्वाइन करने वाला एंजाइम कौन सा था, प्राइमेज था। ये आरएनए प्राइमर और ये आरएनए प्राइमर, और मैंने आरएनए प्राइमर को जो ज्वाइन किया वो टुकड़ों में ज्वाइन किया। कैसे, यहाँ पे, यहाँ मैंने एक ही आरएनए प्राइमर ज्वाइन किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बार बार क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आप लीडिंग वाले टेम्पलेट में एक ही आरएनए प्राइमर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि 3 प्राइम है ना अवेलेबल, तो और कोई ज़रूरत नहीं इसको फ्रैगमेंट में ज्वाइन करने का। यहाँ पे 5 प्राइम है, 5 प्राइम पे आरएनए प्राइमर ज्वाइन नहीं हो सकता, उसको 3 प्राइम चाहिए, इसलिए वो फॉर्क की जगह जहाँ पे है, हाँ, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो दिख रही है ना जगह आपको, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि वहाँ से वाई शेप निकला चुका है एंटीबॉडी की तरह। हमने एंटीबॉडी पढ़ा, वाई शेप स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, ये एक्चुअली फ्रैगमेंट मतलब ये हमारे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स है। गॉट इट। अब मैंने आपसे ये कहा कि हमें यहाँ पे अभी आरएनए प्राइमर की बात हो गई, अब स्ट्रैंड की बात, आगे स्ट्रैंड बनाना है। तो स्ट्रैंड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा एंजाइम्स। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस डीएनए पॉलीमरेज में 3 टाइप आते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 प्रकार क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊँ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा एंजाइम के बारे में ही है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें पढ़ाऊँगा मैं ये डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 क्या होता है। फिलहाल आप इतना याद रखो, यहाँ पे कौन सा एंजाइम ज्वाइंट होगा, डीएनए पॉलीमरेज। और ये भी और एक बात याद रखो, अगर ये रेप्लिकेशन है तो रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज ही टेक पार्ट करेगा। ओके, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं इसे। सो इट्स अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम करेगा
उसको सिर्फ वहाँ पे प्राइमर की ज़रूरत थी, क्योंकि बिना प्राइमर का वो वहाँ पे स्टैंड बिल्कुल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसको स्टैंड फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियोटाइड को एडिशन करना चाहिए, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड को एडिशन करेगा, और न्यूक्लियोटाइड को एडिशन करने के लिए उसको प्राइमर की ज़रूरत रहती है एज अ बेसिकली। इसलिए जैसे उसने प्राइमर का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर वहाँ पे वो नया स्टैंड बनाएगा, और जो स्टैंड बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। तो ये बना रहा है न्यू स्टैंड, तो उसने स्टैंड कंटिन्यू बनाया। ओके, अब स्टैंड बनने की और एक कंसेप्ट देखिए कि स्टैंड कैसे बना। तो आपको मैं एक बता दूं कि ये डीएनए पॉलीमरेज में स्टैंड कैसे बना होगा। जो पुराना टेम्पलेट है, टेम्पलेट पे अगर यहाँ पे ए होगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, फिर टी ऐड करेगा। अगर यहाँ पे जी होगा शुरू से ही तो टेम्पलेट में यहाँ पे क्या ऐड करेगा, ये एंजाइम सी ऐड करेगा। अगर यहाँ पे शुरू से सी अगर होगा तो यहाँ पे क्या ऐड हो सकता है, यहाँ पे जी ऐड हो सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको? और इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे टेम्पलेट में कौन से न्यूक्लियोटाइड है, इसके अपोजिट यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आएंगे। जैसे आपने मैंने लास्ट टाइम को बोला था, सी अगर है तो जी आएगा, यहाँ पे अगर टी है तो ए आएगा। गॉट इट? और ये सब एडिशन यहाँ पे कौन कर रहा है टेम्पलेट के लिए? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। और उसके लिए मैंने और आपको थोड़ा मैं याद दिला दूं, हमने शुरू में एक्टिवेशन की बात की थी, न्यूक्लियोटाइड के एक्टिवेशन की। न्यूक्लियोटाइड हमने इसलिए एक्टिवेट किए थे ताकि यहाँ पे टी ऐड करना है, तो यहाँ पे टी ऐड करने के लिए हमें कौन चाहिए, डी टी टी पी। हमें सी ऐड करना है यहाँ पे तो कौन चाहिए, डी सी टी पी। अब समझ में आया आपको? ये हमने क्यों वहाँ पे एक्टिव किया था। तो अब ये रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट चीज़, तो यहाँ पे स्टैंड बन चुका है। ये स्टैंड काफ़ी कंटिन्यू है। कंटिन्यू होने की वजह से मैं इसको एक नाम दूंगा, इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। वी कॉल इट अ लीडिंग स्ट्रैंड। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड जो है इसको आप लिख सकते हैं कंटिन्यू स्ट्रैंड, क्योंकि ये बीच में बिल्कुल रुकेगा नहीं, एक ही आरएनए प्राइमर के ऊपर ये काम करता जाएगा। ओके, और ये फ्लो कैसे हो रहा है पता है आपको? ये फ्लो हो रहा है जहाँ से उसने शुरुआत की थी, जहाँ प्राइमर लगाया था हमने आरएनए प्राइमर, वो कौन सा प्राइम था, 5 प्राइम। अब ये 5 प्राइम तो कैसे आ रहा है, 3 प्राइम। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो लीडिंग वाला स्ट्रैंड है ये कौन से टेम्पलेट पे बन रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, लीडिंग टेम्पलेट। समझिए, लीडिंग स्ट्रैंड कौन से टेम्पलेट पे बन रहा है, आप बोलोगे सर लीडिंग टेम्पलेट पे बन रहा है। गॉट इट? मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, लीडिंग टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या है, लीडिंग टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या है, तो वो आप समझिए। लीडिंग टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या है, तो वो आप बोलोगे सर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीडिंग टेम्पलेट का बोला मैंने, लीडिंग टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लीडिंग टेम्पलेट का जो डायरेक्शन है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। वेरी वेरी IMP, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा लीडिंग टेम्पलेट का जो डायरेक्शन है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ओके, 3 to 5। ओके, लेकिन जो हमारा स्ट्रैंड बन रहा है, कौन सा स्ट्रैंड बन रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड, वो कौन से डायरेक्शन में बन रहा है, वो तो एक ही डायरेक्शन बनेगा, कौन सा, 5 to 3 प्राइम। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये तो सीधा सीधा बन रहा है हमारा स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है टेम्पलेट को, वो 3 to 5 होगी। अब आते हैं हम लैगिंग के ऊपर। लैगिंग वाले केस में यहाँ प्राइमर है और उसी के साथ यहाँ पे हमने ज्वाइन किए हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम हुआ, ये एंजाइम हुआ, ये एंजाइम हुआ, ऐसे मैंने 3 एंजाइम ड्रॉ किए। और दूसरी बात मेरी याद रखना, ये जो स्ट्रैंड बनता है, ये स्ट्रैंड जो है अपोजिट बनता है। अपोजिट मतलब वो ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द 5 प्राइम जाएगा, इधर जाएगा वो। ओके, मतलब इसके अपोजिट। वो देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने ये कौन सा एंजाइम लगाया, ये लगाया हमने डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए स्टैंड बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, डीएनए स्टैंड बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, डीएनए स्टैंड बनाएगा।
तो ये वाइट कलर में कितने स्टैंड बने, 3 स्टैंड बने, टुकड़े में बने, क्योंकि आरएनए प्राइमर भी टुकड़ों में थे ना, आरएनए प्राइमर 3 थे ना, तो डीएनए के स्टैंड कितने बनेंगे टुकड़े के हिसाब से, 3 बनेंगे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, और ये जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, इन टुकड़ों को एक नाम दिया जाता है, वी स्पेशली कॉल इट ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। नाम क्या इनका, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट इन टुकड़ों के। एक बार वंस अगेन देखिए, ये कौन है, आरएनए प्राइमर, ये कौन है, डीएनए, किसने बनाया, डीएनए पॉलीमरेज, ये कौन है, प्राइमर, ये कौन है, डीएनए दैट इज डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ये कौन है, प्राइमर, ये कौन है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये फ्लो कैसे हो रहा है, अब वो जानिए आप। वो फ्लो हो रहा है, बताइए यहाँ पे कौन सा प्राइम होगा, ऑब्वियसली यहाँ 5 प्राइम होगा, और ये जा कहाँ रहा है, टूवर्ड्स द 3 प्राइम। क्यों, इधर कौन है, 5 प्राइम, तो अपोजिट कौन होगा, 3 प्राइम। तो कैसे फ्लो होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब है जब भी स्टैंड बनता हो तो स्ट्रैंड कैसे बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, अब मैं बात करूँगा इनके टेम्पलेट की। टेम्पलेट की बात मतलब लैगिंग टेम्पलेट की बात करूँगा। लैगिंग टेम्पलेट जो है उसका डायरेक्शन क्या है वो देखिए, उसका डायरेक्शन जो है वो इस तरह है, 5 टू 3। मैं लैगिंग टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, कैसा है, 5 टू 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चलो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमें, मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊँ तो आपको लीडिंग टेम्पलेट याद रखना है जो बह रहा है 3 to 5, आपको लैगिंग टेम्पलेट याद रखना है जो बह रहा है 5 to 3। ओके, उनके ऊपर स्टैंड बन रहे हैं। लीडिंग टेम्पलेट के ऊपर लीडिंग स्टैंड बन रहा है, उसमें एक ही प्राइमर है, कंटिन्यू बन रहा है। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे प्राइमर हमने 3 ज्वाइन किए, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर 5 प्राइम पे ज्वाइन नहीं होता, इसलिए उधर ज्वाइंट हुआ, 3 बन गए वो। और ये जो प्राइमर है इसके ऊपर डीएनए पॉलीमर अटैच हुआ और वो बार बार डीएनए न्यूक्लियोटाइड बनाते जा रहा है। ये देखो, ये 1 2 3 बनाया उसने, तो ये बन गया हमारा लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यू फॉर्म में है। ओके, स्लोली बन जाता है। और नेक्स्ट बात, जो आपको टुकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं, इन टुकड़ों का हम मतलब इनको फ्रैगमेंट्स को हम कौन सा नाम देते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको दिख रहा है। अभी मैं एक फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं जिसमें मैं आपको एंजाइम भी मतलब एंजाइम भी ऐड करूंगा और ये भी स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा एज अ डीएनए का। यहाँ से फॉर्क बनेगा, ये बन गया फॉर्क। ओके, यहाँ कौन से बॉन्ड्स थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे वो फोल्डिंग फॉर्म में था। शुरू से बात करते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम लगा हुआ था, इसका नाम क्या था बच्चों, इसका नाम था टोपोआइसोमरेज। क्या कर रहा था ये, सर ये जो ट्विस्टिंग डीएनए है इसको अनट्विस्ट बना रहा था, सीधा बना रहा था। फिर यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा एंजाइम दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था हमें हेलिकेज नाम का एंजाइम, हेलिकेज। ये हेलिकेज क्या कर रहा था, नाम भी लिख लेते हैं इनके, ये टोपोआइसोमरेज, ये हेलिकेज। इस हेलिकेज ने सर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक मतलब इसको ब्रेक करता गया, अनवाइंडिंग करता गया डीएनए स्ट्रैंड को, तो डीएनए अलग अलग हुआ। ओके, उसके बाद ये जो स्टैंड अलग अलग हुए इनको वापस मिलना नहीं चाहिए रहेंगे, इसलिए इनके ऊपर कौन लगाया गया, इनके ऊपर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन लगाया गया ताकि ये अटैच हो गए, बराबर। उसके बाद में हमने इनके लेबलिंग ये थे प्राइम की, ये एक्चुअली था 5 प्राइम, तो इसके हिसाब से ये हुआ 3 प्राइम, ये था एक्चुअली 3 प्राइम, तो इसके हिसाब से ये हुआ 5 प्राइम। हमने सर इनके ऊपर लगाए थे एज अ प्राइमर, जो प्राइमर कुछ इस तरह थे, यहाँ तक प्राइमर था। ओके, और प्राइमर का ये था 5 प्राइम, क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम होता तो ये 5 प्राइम होगा। और सर हमने यहाँ पे 3 प्राइमर लगाए थे, ये पहला प्राइमर लगाया था, दूसरा प्राइमर लगाया था, तीसरा प्राइमर लगाया था, अगर आपको याद आया तो। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे एंजाइम लगाया था डीएनए पॉलीमरेज, और इस डीएनए पॉलीमरेज की वजह से यहाँ पे बन गया था न्यू स्ट्रैंड।
जो कंटिन्यू आ रहा था, ओके, जो बन रहा था 5 प्राइम टू ये इधर कौन सा आएगा 3 प्राइम, बस इतना याद रखो आप, ओके। नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर भी ऐसी केस थी, यहाँ मैं एंजाइम को ड्रॉ नहीं करूँगा, वो डीएनए पॉलीमरेज की, आप समझ जाना। यहाँ पर भी डीएनए का स्ट्रैंड बना था, यहाँ पर भी डीएनए का स्ट्रैंड बना था, यहाँ पर भी डीएनए का स्ट्रैंड बना था, जिस टुकड़ों को हमने ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहा था। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे अभी जो आरएनए प्राइमर है क्या ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आरएनए प्राइमर यहाँ से हट जाएंगे। मुझे वही कहना था, यहाँ इस टॉपिक में आरएनए प्राइमर को हटाना है। तो मुझे यहाँ पे आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए यहाँ सभी इसमें से आरएनए प्राइमर हट जाएंगे, और आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज। अब वो 1 होगा, 2 होगा कि 3rd होगा, ओके। ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। मैं पहले बोला एंजाइम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ, इतना बताता हूँ कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 लगेगा। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ का आरएनए प्राइमर को रिलीज़ करेगा, और आरएनए प्राइमर को रिलीज़ करने के बाद वहाँ पे एक नया डीएनए ऐड करेगा। 1 सेकेंड सुनो, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने यहाँ का आरएनए प्राइमर रिलीज़ किया, और प्राइमर को रिलीज़ करके वहाँ पे उसने डीएनए को ऐड किया। सेम केस यहाँ पे होगी। जो आरएनए प्राइमर यहाँ से हट गए, उस आरएनए प्राइमर को हटाने का काम किसने किया? डीएनए पॉलीमरेज 1 ने किया। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने फिर डीएनए भी ऐड की, जहाँ से प्राइमर हट गया वहाँ पे उसने डीएनए को ऐड किया। ये डीएनए है, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल ऐसी है, थोड़ा अगर आप इसको प्रॉपरली देखें तो यहाँ मुश्किल ऐसी है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ होता है एक्चुअल में। ये सब कुछ जॉइन नहीं होता, बीच में आपको थोड़ा गैप दिख रहा है, बीच में आपको थोड़ा गैप दिख रहा है। भले ये पूरा रेड, ये वाइट कलर का लाइन डीएनए का है, लेकिन बीच में गैप है, क्योंकि वहाँ पे आरएनए प्राइमर था, उसको आपने हटा के वहाँ पे डीएनए ऐड किया, तो गैप बचा। इस गैप को फुलफ़िल करना है। फिर इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज। इस एंजाइम को आप याद रखो, कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज। एंजाइम का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम इस 2 डीएनए को मिलाएगा। और आपको मैं बताऊं, डीएनए को मिलाने का मतलब होता है बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड एक बॉन्ड फॉर्म करना। जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म करना, और उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे बनाए गए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिससे 2 न्यूक्लियोटाइड बन गए, पूरा डीएनए वहाँ पे कंप्लीट हुआ, और वो काम किसने किया? डीएनए लाइगेज ने किया। सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज? टू जॉइन the 2 nucleotides to join the DNA, that's a function of the DNA ligase। इसका काम है ज्वाइनिंग करना। इस तरह मैंने आपको ये पूरी कहानी समझाई, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप जो है ये पूरा सबके रोल क्या है वो आप समझिए। अगर आपको सबके रोल समझ में आ गए, टोपोआइसोमरेज का, डीएनए लाइगेज का, इस हेलिकेज का, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का, डीएनए पॉलीमरेज का, तो आपकी पूरी कहानी समझ में आएगी, इवन दो आरएनए प्राइमर का भी, ओके। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ये कंटिन्यू वाइट कलर आगे चलता गया और ये भी वाइट कलर जो है वो कंटिन्यू ऐसा ऐड होता गया, तो यहाँ पे आपको तस्वीर क्या नज़र आएगी? यहाँ पे आपको 2 येलो कलर के स्टैंड नज़र आएंगे जो पैरेंटल होंगे, और 2 वाइट कलर के स्टैंड नज़र आएंगे। तो इससे आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये कंप्लीट एक डीएनए है। देखो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? हाइड्रोजन, है ना। अब ये जो सिंगल डीएनए था, सिंगल डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए। इसमें से एक स्टैंड कौन सा है? ये तो येलो कलर का हुआ, मतलब पैरेंटल है, और एक वाइट कलर का हुआ, मतलब न्यू है। तो ओल्ड एंड न्यू, दैट्स कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। इस तरह यहाँ पे कितने डीएनए बने? 2 डीएनए बने, और वो कंसेप्ट क्या हुआ? सेमी कंजर्वेटिव हुआ।
आपको बात समझ में आ गई? इस तरह आप अच्छे से पढ़ो, इसको बार बार रिपीट करो और कंसेप्चुअली पढ़ो। ओके, अब रहा सवाल कुछ टॉपिक एनसीईआरटी का, कुछ सेंटेंस का, एंजाइम के कुछ फंक्शन का, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली कवर करेंगे। थैंक यू।